हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द एक माइंडसेट बाय। यह किताब इस बारे में है कि कैसे रोज के छोटे छोटे सही फैसले, सोच और आदतें मिलकर आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती हैं। देखिए, शुरुआत यहीं से होती है कि लेखक हमें एक बहुत असहज सा सवाल पूछते हैं। क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या बस बदलने का ख्याल अच्छा लगता है? यार, ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा अंदर उतर कर देखो तो चुभता है। ज्यादातर लोग बदलाव से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ रिजल्ट से प्यार करते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि यही वो पहली जगह है जहां 99% लोग फिसल जाते हैं। वो बड़े लक्ष्य चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन रोज की छोटी, बोरिंग, दोहराई जाने वाली मेहनत से भागते हैं। और यही जगह है जहां 1% वाला माइंडसेट पैदा होता है। किताब की शुरुआत में एक लाइन है जो बहुत साधारण है, लेकिन अंदर तक हिला देती है। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अब इसका मतलब समझिए। लेखक कहना चाहते हैं कि आप अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, आप अपने रोज के सिस्टम की गहराई तक गिरते हो। भावनात्मक हिंदी में कहूं तो बड़े बड़े सपने आपको ऊपर नहीं उठाते। आपकी रोज की आदतें तय करती हैं कि आप कितने नीचे या कितने ऊपर रहोगे। सोचिए जरा, अगर आपका सिस्टम ही गड़बड़ है सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, तो साल में एक बार मोटिवेशन आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां लेखक 1% का मतलब बहुत साफ करते हैं। यह कोई अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, न ही कोई सीक्रेट ट्रिक। 1% का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना, कल से बस जरा सा। आज अगर आप 10 मिनट भी सही दिशा में लगाए तो आप उस भीड़ से अलग हो गए जो पूरा दिन शिकायत करती है लेकिन कदम नहीं उठाती। लेखक कहते हैं कि 99% लोग एक्सट्रीम चीजें ढूंढते हैं। कोई जादुई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरुज। अब की 1% लोग बोरिंग बेसिक्स पर टिके रहते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी फ्रेमवर्क आता है। लेखक समझाते हैं कि इंसान की सोच 3 लेयर में काम करती है। पहली पहचान, दूसरी प्रक्रिया और तीसरी परिणाम। ज्यादातर लोग सीधे परिणाम पर कूदते हैं। मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे फोकस चाहिए। लेकिन 1% वाला माइंडसेट उल्टा चलता है। वो पहले पूछता है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? अगर मैं फिट इंसान हूं तो मैं रोज क्या करता हूं? अगर मैं फोकस्ड इंसान हूं तो मैं किस चीज को ना कहता हूं? यहां लेखक की एक लाइन आती है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी आप जो भी छोटा काम करते हो, वो उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हो। भावनात्मक तौर पर समझो, हर बार जब आप आलस को हराते हो, आप अपने भविष्य के लिए एक वोट डालते हो। अब यहीं पर लेखक एक आम गलती बताते हैं। लोग सोचते हैं कि माइंडसेट बदलना मतलब बस पॉजिटिव सोचना। नहीं, 1% माइंडसेट का मतलब है ईमानदारी से खुद को देखना। यार, मानना कि मैं अभी जहां हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यह बात सुनने में कठोर लगती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन यही आजादी की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को, सिस्टम को, किस्मत को दोष देते रहोगे, तब तक आप अपने हाथ बांध कर बैठे हो। लेखक यहां एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा चुनो, बस एक। जैसे सुबह का पहला घंटा। उस 1 घंटे में वही करो जो आपका भविष्य बदलेगा। फोन नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, बस वो काम। यह सुनने में आसान है, लेकिन यहां दिमाग 100 बहाने बनाएगा। आज थकान है, कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है। और यहीं पर 1% और 99% का फर्क दिखता है। 1% वाला इंसान मूड के आने का इंतजार नहीं करता, वो एक्शन लेकर मूड बना लेता है। लेखक एक और लाइन देते हैं, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी प्रेरणा काम करने के बाद आती है, काम करने से पहले नहीं। इसे दिल से समझिए। हम सोचते हैं कि पहले जोश आएगा, फिर काम करेंगे, लेकिन असलियत उल्टी है। पहले आप बैठो, थोड़ा सा काम करो, फिर दिमाग कहता है, रे ये तो हो रहा है। कहानी को जिंदा रखने के लिए सोचिए, एक आम आदमी कौन, कोई सुपर हीरो,
न कोई खास टैलेंट। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, ध्यान हर जगह बिखरा हुआ। वो भी यही सोचता था कि एक दिन सब सही हो जाएगा। लेकिन जब उसने यह समझा कि एक दिन नहीं, आज मायने रखता है, तो उसने बस एक बदलाव की, या हर दिन खुद से एक वादा, बस 1% बेहतर। कुछ दिन तो कुछ नहीं लगा, कुछ दिन मन भी टूटा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसका भरोसा खुद पर लौट रहा है। यही छोटी जीतें हैं जिनकी बात लेखक करते हैं। पहले अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि आप अपनी जिंदगी को एक झटके में नहीं बदलते, आप उसे रोज के फैसलों से आकार देते हो। 1% माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। लेखक साफ कहते हैं कि जो लोग जल्दी जीत चाहते हैं वो अक्सर जल्दी हार भी मान लेते हैं, लेकिन जो लोग रोज टिके रहते हैं, दुनिया आखिरकार उन्हें नोटिस करती है। अब आप सोच रहे हो, ये इतना सब ठीक है, लेकिन मैं शुरू कहां से करूं? लेखक का जवाब बहुत सादा है। एक चीज चुनो जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो आज। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई लंबी लिस्ट नहीं, बस एक छोटा सा कमिटमेंट, क्योंकि यही छोटा कदम आगे चलकर आपकी पहचान बनेगा। और जब पहचान बदलती है, तब जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। यहीं पर पहला हिस्सा एक हल्की बेचैनी छोड़कर रुकता है, क्योंकि अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी वही करोगे जो 99% करते हैं, या आज से एक छोटा सा अलग फैसला लोगे? अगला कदम क्या होगा, यही सोच आपको अगले हिस्से तक खींच ले जाएगा। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, कल जो आपने तय किया था उसमें से कितना आज सच में किया? देखिए, यहीं से दूसरा अध्याय अंदर उतरना शुरू करता है। लेखक इस हिस्से में कोई नई मोटिवेशनल बात नहीं करते, बल्कि एक कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। और यह हार किसी बड़े मैदान में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों में होती है। अलार्म बंद करने के उस एक पल में, फोन उठाने के उस एक बहाने में, आज नहीं कल कहने के उस एक झूठ में। लेखक यहां माइंडसेट के सबसे खतरनाक दुश्मन को पहचानते हैं, कंफर्ट। वो साफ कहते हैं कि कंफर्ट दिखने में दोस्त लगता है, लेकिन असल में यह आपकी जिंदगी का सबसे चालाक दुश्मन है। एक लाइन है जो सीधे सीने में लगती है, कंफर्ट इज द साइलेंट किलर ऑफ पोटेंशियल। यानी आराम आपकी क्षमता को बिना आवाज किए मार देता है। भावनात्मक हिंदी में समझो, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी ताकत धीरे धीरे घुटती चली जाती है। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस रोज थोड़ा थोड़ा समझौता होता है। अब यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, डिसिप्लिन और मोटिवेशन का। ज्यादातर लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, थोड़ी देर जोश आता है, फिर सब शांत। लेकिन 1% वाला माइंडसेट मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर टिका होता है। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। यानी डिसिप्लिन का मतलब है अभी जो अच्छा लग रहा है उसके बजाय वो चुनना जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। यह लाइन सुनने में आसान है, लेकिन जब रात को फोन हाथ में हो और नींद आंखों में, तब इसका असली मतलब समझ में आता है। यहां लेखक एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो नो नेगोशिएबल्स कहते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हों जिन पर कोई बहस नहीं। जैसे ब्रश करना आप रोज करते हो, मूड हो या न हो। उसी तरह 1% वाला इंसान अपने 1-2 सबसे जरूरी कामों को नो नेगोशिएबल बना लेता है। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, वो काम होगा ही। लेखक कहते हैं कि जब आप फैसले पहले से ले लेते हो तो दिमाग को रोज लड़ना नहीं पड़ता। अब यहां एक आम गलती सामने आती है, लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद पर जुल्म। लेखक इसे गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि असली डिसिप्लिन खुद के लिए दया है, क्योंकि जब आप आज थोड़ा सख्त होते हो तो कल आपको कम दर्द सहना पड़ता है। एक लाइन है, यू सफर आइदर वे, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी दर्द तो दोनों रास्तों में है, या तो आज का थोड़ा दर्द या कल का भारी पछतावा। और यार, अगर दर्द तय है
तो बेहतर है वो दर्द चुनो जो आपको आगे ले जाए। इस हिस्से में लेखक आदतों की बात को और गहरा करते हैं। वो बताते हैं कि आदतें किसी बड़े फैसले से नहीं बनती, बल्कि एनवायरनमेंट से बनती हैं। आप अपने आसपास क्या रखते हो, किसके साथ रहते हो, क्या देखते हो, यही तय करता है कि आप क्या बनोगे। लेखक की एक सीधी सी बात है, योर एनवायरनमेंट इज शेपिंग यू मोर देन योर विल पावर। मतलब आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा आपका माहौल आपको ढाल रहा है। भावनात्मक तौर पर सोचो, अगर हर समय मिठाई सामने हो तो डाइट पर रहना कितना मुश्किल होगा। इसलिए लेखक एक बहुत साधारण लेकिन ताकतवर सलाह देते हैं। अपने एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में काम करने दो। फोन से बेकार ऐप हटाओ, काम वाली चीज सामने रखो, डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाओ। यह छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन यही 1% की दुनिया है। न कोई ड्रामा, न कोई शोर, बस चुपचाप सेटअप। अब कहानी वाले उस आम इंसान को याद कीजिए। उसने सोचा था कि वो अपनी आदतें बदल देगा, लेकिन हर शाम वही थकान, वही बहाना। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया, फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोना। बस इतना। और हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठना थोड़ा आसान हो गया। लेखक यहीं समझाते हैं कि जीत अक्सर इच्छा शक्ति से नहीं, डिजाइन से आती है। इस अध्याय का भावनात्मक केंद्र यह है कि 1% वाला माइंडसेट खुद से झूठ नहीं बोलता। वो जानता है कि वो कमजोर है, इसलिए वो सिस्टम बनाता है। वो जानता है कि वो भटकेगा, इसलिए वो रास्ते को साफ करता है। लेखक कहते हैं कि असली ताकत यह मानने में है कि आप परफेक्ट नहीं हो। अंत में लेखक एक बहुत सॉफ्ट लेकिन गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रही जैसी अभी चल रही है, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? यह सवाल डराता है, बेचैन करता है, लेकिन यही बेचैनी बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि जब आप भविष्य के उस वर्जन को साफ देख लेते हो, तब आज का एक छोटा सा ना और एक छोटा सा हां बहुत मायने रखने लगता है। यहीं यह हिस्सा रुकता है, एक हल्की सी भारी चुप्पी के साथ। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप अपने कंफर्ट को चुनौती देने के लिए तैयार हो, या उसे ही अपनी सीमा बनने दोगे? यही सवाल अगले हिस्से की तरफ आपको धकेलता है। अब जरा एक कदम और अंदर चलते हैं, क्योंकि तीसरे हिस्से में लेखक उस चीज को छूते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, सफलता। हम सब बाहर से बड़े कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर बैठा रहता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि 99% लोग असफलता से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो दर्दनाक होती है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उनकी पहचान को चोट पहुंचाती है। उन्हें लगता है कि अगर वो हार गए तो लोग उन्हें ही हार मान लेंगे। यहां लेखक एक बहुत गहरी लाइन लिखते हैं, फेलियर इज फीडबैक, नॉट अ वर्डिक्ट। मतलब असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं है, वो बस एक फीडबैक है। भावनात्मक हिंदी में समझो, फेल होना यह नहीं कहता कि तुम बेकार हो, वो सिर्फ यह बताता है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा। लेकिन 1% माइंडसेट यही फर्क समझता है। जहां बाकी लोग फेलियर को अपनी औकात समझ लेते हैं, वहां 1% वाला इंसान उसे डेटा की तरह देखता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग का एक नेचुरल सिस्टम होता है। वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जब भी आप कुछ नया करते हो, दिमाग अलार्म बजाता है। डर, शक, आलस, ये सब उसी अलार्म का हिस्सा है। एक लाइन है, योर ब्रेन इज डिजाइन्ड फॉर सर्वाइवल नॉट सक्सेस। यानी आपका दिमाग आपको जिंदा रखने के लिए बना है, आपको महान बनाने के लिए नहीं। अब यह बात सुनकर अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। और जब तक आप यह समझ नहीं लेते, तब तक आप अपने ही दिमाग से लड़ते रहोगे। यहां लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते, हैंडर से भागने के बजाय उसे नाम दो। जब भी डर आए, बस कहो, अच्छा, यह डर है। उसे बड़ा मत बनाओ, उससे बहस मत करो। लेखक कहते हैं कि जिस पल आप डर को पहचान लेते हो, उसकी ताकत आधी रह जाती है, क्योंकि अब वो आपकी पहचान नहीं, बस एक भावना है। तीसरे अध्याय में लेखक एक्सपोजर की बात करते हैं। मतलब धीरे धीरे खुद को उस चीज के सामने लाना जिससे आप डरते हो। 99% लोग या तो भागते हैं
या फिर बहुत बड़ा छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। दोनों में ही गिरने का चांस ज्यादा होता है। 1% माइंडसेट छोटा कदम उठाता है, आज थोड़ा, कल थोड़ा। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास पहले नहीं आता, वो एक्शन के बाद आता है। कॉन्फिडेंस इज बिल्ट, नॉट फाउंड। यानी आत्मविश्वास कहीं पड़ा नहीं मिलता, उसे बनाया जाता है। अब उस आम इंसान की कहानी फिर से सामने आती है। वो काम पर अपनी बात रखने से डरता था। हर बार मीटिंग में चुप रहता, बाद में सोचता कि काश बोल दिया होता। उसने यह नहीं सोचा कि कल से मैं सुपर कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा। उसने बस इतना किया कि हर मीटिंग में एक लाइन बोलने का टारगेट रखा। 1। शुरुआत में आवाज कांपी, दिल तेज धड़का, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना दिमाग ने बना दिया था। लेखक यही समझाना चाहते हैंडर सिकुड़ता है जब आप उसके सामने खड़े होते हो। यहां लेखक एक और बड़ी गलती बताते हैं, परफेक्शनिज्म। लोग सोचते हैं कि सब सही होगा तब शुरू करेंगे। लेखक इसे प्रोग्रेस का दुश्मन कहते हैं। एक लाइन है, परफेक्शन इज जस्ट फियर इन डिस्गाइज। यानी परफेक्शन असल में डर ही है, बस अच्छे कपड़े पहनकर। भावनात्मक रूप से समझो, हम कहते हैं कि अभी तैयारी नहीं है, लेकिन अंदर कहीं डर होता है कि जज कर लिया गया तो। 1% माइंडसेट परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस चुनता है। लेखक कहते हैं कि अधूरा काम भी काम से बेहतर है, क्योंकि अधूरा काम सुधर सकता है, लेकिन कुछ न करना आपको वहीं का वहीं रखता है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जिंदगी बदल देती है। अब लेखक असफलता के बाद की सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, रिव्यू। वो कहते हैं कि जीत हो या हार, दोनों के बाद रुककर सोचना जरूरी है। क्या काम किया, क्या नहीं किया, अगली बार क्या अलग करूंगा। यही वो जगह है जहां 1% लोग सीखते हैं और बाकी लोग दोहराते हैं। एक्सपीरियंस डजंट टीच यू, रिफ्लेक्शन डज। यानी अनुभव खुद कुछ नहीं सिखाता, उस पर किया गया विचार सिखाता है। तीसरे हिस्से का भावनात्मक सार यही है कि असफलता से बचने की कोशिश मत करो, उससे सीखने की आदत डालो। जब आप गिरते हो और फिर उठते हो, तो हर बार थोड़ा मजबूत बनते हो, और धीरे धीरे, बिना आपको पता चले, आपका डर आपका गुरु बन जाता है। यहीं पर यह हिस्सा एक गहरी सांस के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप डरते हो या नहीं, सवाल यह है कि डर के बावजूद आप क्या करते हो। और यही सवाल आपको अगले हिस्से की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी पहचान और आदतों के उस चक्र की, जिसे तोड़े बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि चौथे हिस्से में लेखक सीधे उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से आपकी सारी आदतें, फैसले और नतीजे निकलते हैं। आपकी पहचान। यार, यह वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं होता। लेखक कहते हैं कि लोग सोचते हैं उनकी आदतें समस्या हैं, लेकिन असल में समस्या आदतें नहीं, पहचान होती है। आप जो करते हो, वो इस बात का नतीजा है कि आप खुद को क्या मानते हो। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन झकझोर देने वाली लाइन लिखते हैं, द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर इज द नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट विद हु वी बिलीव वी आर। मतलब, इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो खुद के बारे में जो मानता है, उसी के मुताबिक व्यवहार करता है। भावनात्मक हिंदी में समझिए, अगर आप अंदर से खुद को आलसी मानते हो, तो मेहनत करने पर भी मन भीतर से विरोध करेगा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो, तो ताकतवर फैसले असहज लगेंगे। यहीं पर 1% माइंडसेट की असली पहचान सामने आती है। वो खुद से यह नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछता है कि मुझे कौन बनना है। फर्क समझ रहे हो? करना बाहर की चीज है, बनना अंदर की। लेखक बताते हैं कि जब तक आपकी पहचान नहीं बदलती, तब तक आपकी आदतें टिकाऊ नहीं होती। आप कुछ दिन जबरदस्ती कर लोगे, फिर पुराने रास्ते पर लौट आओगे। अब लेखक एक बहुत काम की तकनीक बताते हैं, पहचान आधारित आदतें। मान लीजिए आप कहते हो, मुझे रोज पढ़ना है। यह एक लक्ष्य है, लेकिन अगर आप कहते हो, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, तो यह पहचान है। और पहचान दिमाग के लिए बहुत भारी चीज होती है। लेखक की लाइन है, एवरी हैबिट इज अ वोट फॉर योर आइडेंटिटी।
यानी हर आदत उस इंसान के पक्ष में एक वोट है जो आप बनना चाहते हो। भावनात्मक तौर पर सोचिए, जब आप आज किताब खोलते हो, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप खुद से कह रहे हो कि मैं वही इंसान हूं जो सीखता है। लेखक यहां चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि पहचान एक तरफ से ताकत है तो दूसरी तरफ से जाल भी। अगर आपने खुद को किसी एक लेबल में कैद कर लिया, जैसे मैं ऐसा ही हूं, तो वही आपकी सीमा बन जाती है। 1% माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। वो पहचान को पत्थर पर नहीं, मिट्टी पर लिखता है ताकि उसे बदला जा सके। अब उस आम इंसान की कहानी फिर से जिंदा होती है। वो हमेशा कहता था, मुझसे फोकस नहीं होता। यह वाक्य उसके लिए सच बन गया था। हर बार ध्यान भटका, उसने खुद को यही साबित किया कि देखो, मैं तो ऐसा ही हूं। फिर उसने बस भाषा बदली। उसने कहना शुरू किया, मैं फोकस सीख रहा हूं। छोटा सा फर्क, लेकिन असर बड़ा। लेखक समझाते हैं कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो आपकी पहचान को दिशा देते हैं। इस हिस्से में लेखक इनर डायलॉग पर भी जोर देते हैं। आप खुद से कैसे बात करते हो, यह तय करता है कि आप कितनी दूर जाओगे। एक लाइन है, टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। मतलब खुद से वैसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भावनात्मक रूप से देखो, अगर कोई दोस्त गिर जाए तो क्या आप उसे बेकार कहते हो या उठने में मदद करते हो? फिर खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं? अब लेखक एक और गहरी बात सामने रखते हैं। पहचान तुरंत नहीं बदलती, ये छोटे छोटे सबूतों से बनती है। हर छोटा सही कदम, हर छोटी जीत आपके दिमाग को सबूत देती है कि शायद आप वही इंसान बन रहे हो जो आप बनना चाहते हो। इसलिए 1% माइंडसेट बड़ी छलांग नहीं, रोज की ईंटें लगाता है। यहां एक आम गलती फिर सामने आती है। लोग पहचान बदलने के चक्कर में खुद से नफरत करने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? लेखक इसे खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि बदलाव खुद से नफरत से नहीं, खुद के प्रति ईमानदारी और करुणा से आता है। आप जैसे हो उसे स्वीकार करो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ। हिस्से का भावनात्मक केंद्र यही है कि आप अपने अतीत नहीं हो, आप अपने पिछले फैसले नहीं हो, आप वो इंसान हो जो आज फैसला ले रहा है। और आज लिया गया छोटा सा फैसला कल आपकी पहचान का हिस्सा बन सकता है। यहीं यह हिस्सा थोड़ा ठहरता है, एक सवाल छोड़ते हुए, अगर आज से आप खुद को किसी नए नाम से पुकारना शुरू करें, किसी नई पहचान के साथ जीना शुरू करें, तो क्या बदल सकता है? यही सवाल अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां बात होगी समय, धैर्य और उस लंबे खेल की जिसे ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। अब जरा समय की बात करते हैं, क्योंकि यहां आकर बहुत से लोग फिसल जाते हैं। शुरुआत में जो जोश था, जो अंदर आग लगी थी, वो अब थोड़ा ठंडी होने लगती है। लेखक इस हिस्से में बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि 1% माइंडसेट का असली इम्तिहान शुरुआती दिनों में नहीं, बल्कि तब होता है जब कुछ खास होता हुआ दिखता ही नहीं। जब आप मेहनत कर रहे होते हो, सही आदतें निभा रहे होते हो, लेकिन न तो तारीफ मिलती है, न रिजल्ट, न कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यार, यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं। लेखक इस दौर को एक नाम देते हैं, लेटेंट पीरियड। मतलब वो समय जब बीज जमीन के अंदर होता है लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता। एक लाइन है जो दिल में बैठ जाती है, रिजल्ट्स आर डिलेड नॉट डिनाइड। यानी नतीजे मना नहीं किए जाते, बस देर से आते हैं। भावनात्मक हिंदी में समझो, आप जो आज बो रहे हो उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बोना बंद कर दोगे तो कभी मिलेगा भी नहीं। यहां लेखक धैर्य को बिल्कुल नए तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है बिना सबूत के भी सही काम करते रहना। 99% लोग सबूत मांगते हैं, पहले दिखाओ कि फायदा होगा, फिर मैं करूंगा। लेकिन 1% माइंडसेट पहले करता है, फिर देखता है, क्योंकि वो जानता है कि असली चीजें चुपचाप बनती हैं। लेखक एक बहुत काम की मानसिक ट्रिक बताते हैं। वो कहते हैं कि बड़े लक्ष्य को दिमाग से हटाओ और सिर्फ आज के सिस्टम पर ध्यान दो। आज आपने अपना काम किया या नहीं, बस यही सवाल रखो।
एक लाइन है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस नॉट द आउटकम। यानी नतीजे से प्यार मत करो, प्रक्रिया से प्यार करो। भावनात्मक तौर पर देखो, अगर आप रोज जीत या हार गिनते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर आप रोज अपने काम पर गर्व करना सीख लो तो सफर आसान हो जाता है। अब यहां लेखक तुलना की बीमारी पर वार करते हैं। सोशल मीडिया, आसपास के लोग, हर जगह किसी न किसी की तेज रफ्तार दिखती है और फिर मन में सवाल आता है, मैं पीछे क्यों हूं? लेखक साफ कहते हैं कि तुलना धैर्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। कंपैरिजन स्टील्स जॉय एंड किल्स कंसिस्टेंसी। यानी तुलना आपकी खुशी भी चुरा लेती है और आपकी निरंतरता भी मार देती है। भावनात्मक हिंदी में समझो, आप अपनी लेन में चल रहे हो, लेकिन बार बार दूसरे की गाड़ी देखोगे तो एक्सीडेंट तय है। उस आम इंसान की कहानी यहां और असली लगने लगती है। कुछ महीनों तक उसने सब किया, सुबह की आदत, फोन से दूरी, फोकस्ड काम, लेकिन न प्रमोशन मिला, न कोई बड़ा बदलाव दिखा। मन टूटने लगा। उसने सोचा कि शायद यह सब बेकार है, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पहले से बेहतर हूं? जवाब छोटा था, लेकिन सच्चा हां। लेखक कहते हैं कि यही सवाल आपको खेल में बनाए रखता है। इस हिस्से में लेखक लॉन्ग गेम की बात बहुत गहराई से करते हैं। वो कहते हैं कि 1% लोग छोटे फायदे छोड़कर बड़े फायदे चुनते हैं। वो तुरंत खुशी नहीं, स्थायी संतोष चुनते हैं। एक लाइन है, शॉर्ट टर्म प्लेजर लीड्स टू लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन लीड्स टू लॉन्ग टर्म फ्रीडम। यानी छोटी खुशी आगे चलकर दर्द बनती है और आज का अनुशासन आगे चलकर आजादी। अब एक बहुत आम गलती आती है। लोग सोचते हैं कि अगर आज उन्होंने ढील दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा? लेखक इसे खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन आपको नहीं बिगाड़ता, लेकिन वो कहानी बिगाड़ देता है जो आप खुद को सुनाते हो। इल स्टार्ट अगेन टमॉरो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए 1% माइंडसेट खुद को ब्रेक नहीं, बस स्लो करता है, वो रुकता नहीं। लेखक यहां एक बहुत इंसानी बात कहते हैं, आप मशीन नहीं हो। कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन मन नहीं लगेगा। फर्क बस इतना है कि 1% वाला इंसान उन दिनों में भी सिस्टम नहीं छोड़ता। वो बस अपेक्षाएं कम कर देता है, काम नहीं। आज 100% नहीं दे पाए तो 20% दे दो, लेकिन 0 मत दो। इस हिस्से का भावनात्मक सार यही है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज गति नहीं, दिशा है। अगर दिशा सही है और आप चलते जा रहे हो तो देर सबेर मंजिल करीब आने लगती है। और कई बार जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, उसी वक्त अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। यहीं पर यह हिस्सा एक शांत लेकिन भारी एहसास के साथ ठहर जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना तेज चल रहे हो, सवाल यह है कि क्या आप रुकने वाले हो। और यही सवाल आपको अगले प्रवाह में धकेलेगा, जहां बात होगी टूटने, संभलने और फिर से खड़े होने की असली कला की। अब बात उस पल की करते हैं जिसका जिक्र कोई मोटिवेशनल वीडियो खुलकर नहीं करता, टूटने का पल। वो समय जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। न उत्साह, न डर, बस एक अजीब सी थकान। लेखक इस हिस्से में बहुत सच्ची बात कहते हैं कि 1% माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं टूटोगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप टूटने के बाद क्या करते हो। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो चुपचाप दिल में बैठ जाती है, बर्नआउट डजंट कम फ्रॉम डूइंग टू मच, इट कम्स फ्रॉम डूइंग टू मच ऑफ व्हाट डजंट मैटर। यानी थकान ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि बेकार चीजों में ऊर्जा बर्बाद करने से आती है। भावनात्मक हिंदी में समझो, आप दिन भर बिजी रह सकते हो, लेकिन अगर वो काम आपकी दिशा से जुड़ा नहीं है तो वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं थकान और ऊब के बीच। थकान का इलाज आराम है, लेकिन ऊब का इलाज अर्थ। अगर आप थके हो तो आराम करो, सो, रुक जाओ। लेकिन अगर आप ऊबे हुए हो तो छुट्टी भी आपको नहीं बचा पाएगी, क्योंकि समस्या शरीर में नहीं, उद्देश्य में होती है। 1% माइंडसेट यह पहचानना सीखता है कि मैं अभी किस तरह की थकान महसूस कर रहा हूं। अब लेखक रिचार्ज को भी नए तरीके से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि रील्स देखना, बेवजह स्क्रॉल करना असली आराम नहीं है।
यह सिर्फ ध्यान भटकाना है। असली रिचार्ज वो है जिससे आप खुद से जुड़ते हो, चलना, लिखना, चुप रहना, किसी अपने से सच्ची बात करना। एक लाइन है, रेस्ट इज नॉट इनएक्टिविटी, इट्स इंटेंशनल रिकवरी। यानी आराम काम न करना नहीं, बल्कि सोच समझकर खुद को वापस भरना है। उस आम इंसान की कहानी यहां थोड़ी भारी हो जाती है। कुछ महीनों की निरंतरता के बाद वो अचानक एक दिन उठा और कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। पहले वो खुद को डांटता, लेकिन इस बार उसने खुद से लड़ाई नहीं की। उसने दिन को हल्का रखा, सिर्फ जरूरी काम किया और शाम को खुद से पूछा, मैं क्यों थका हूं? जवाब साफ था, वो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं था। लेखक यही समझाते हैं कि 1% माइंडसेट खुद को सुनता है, खुद पर जोर नहीं डालता। इस हिस्से में लेखक सीमाओं की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि हर हां के साथ आप किसी ना को मार देते हो, और ज्यादातर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, सिवाय खुद के। इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर टाइम, समवन एल्स विल वेस्ट इट। यानी अगर आप अपने समय की रक्षा नहीं करोगे तो दुनिया उसे खुशी खुशी बर्बाद कर देगी। भावनात्मक तौर पर देखो, हर बार जब आप खुद को आखिर में रखते हो, आप धीरे धीरे गायब होने लगते हो। लेखक एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। वो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार खुद से 3 सवाल पूछो। क्या चीज मुझे ऊर्जा दे रही है, क्या चीज ऊर्जा ले रही है, और क्या चीज सिर्फ आदत में चल रही है। इन सवालों के जवाब बहुत कुछ साफ कर देते हैं। 1% लोग समय समय पर अपने सिस्टम को साफ करते हैं, जैसे आप फोन से बेकार ऐप हटाते हो। अब एक आम गलती सामने आती है, लोग सोचते हैं कि ब्रेक लेना कमजोरी है। लेखक इसे पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेक न लेना ही असली कमजोरी है, क्योंकि थका हुआ इंसान गलत फैसले लेता है, और गलत फैसले पूरी मेहनत को जाया कर सकते हैं। 1% माइंडसेट लंबी दौड़ के लिए खुद को बचा कर रखता है। इस हिस्से का भावनात्मक सार यह है कि आप कोई मशीन नहीं हो। आपकी ऊर्जा सीमित है, और उसका सम्मान करना सीखना भी अनुशासन का हिस्सा है। जब आप सही समय पर रुकना सीखते हो, तभी आप सही समय पर तेज भी चल पाते हो। यहीं यह प्रवाह एक शांत, गहरी समझ के साथ रुकता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कर सकते हो, सवाल यह है कि क्या आप खुद को इतने लंबे समय तक संभाल सकते हो कि मंजिल तक पहुंच सको। और यही सोच आपको आगे की गहराई में ले जाने वाली है। अब यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि 7वें प्रवाह में लेखक उस चीज की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते, हैंगती नहीं, दिशा। यार, हम सब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। दिन भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग थके हुए इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत दिशा में बहुत तेज चल रहे होते हैं। लेखक यहां एक लाइन लिखते हैं जो चुपचाप सोच में डाल देती है, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग इफेक्टिव। यानी व्यस्त होना और प्रभावी होना एक बात नहीं है। भावनात्मक हिंदी में समझो, पूरा दिन खट सकते हो, लेकिन अगर दिन के अंत में कुछ भी सार्थक नहीं बदला, तो वो मेहनत बस शोर बनकर रह जाती है। 1% माइंडसेट इस शोर से बाहर निकलना सीखता है। यहां लेखक प्राथमिकता की बात को बहुत गहराई से खोलते हैं। वो कहते हैं कि असल समस्या यह नहीं है कि आपके पास समय कम है, समस्या यह है कि हर चीज जरूरी लगने लगती है, और जब सब जरूरी हो जाता है, तब कुछ भी जरूरी नहीं रहता। लेखक की एक सीधी सी बात है, इफ एवरीथिंग मैटर्स, नथिंग डज। यानी अगर हर चीज मायने रखती है, तो असल में कुछ भी नहीं रखती। 1% वाला इंसान यह तय करता है कि क्या सच में मायने रखता है, और बाकी चीजों को शांति से किनारे कर देता है। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सोच देते हैं, दिन में एक मुख्य काम, बस एक, वो काम जो अगर हो गया तो दिन सफल माना जाएगा। 99% लोग लंबी लिस्ट बनाते हैं और अधूरा छोड़कर खुद को कोसते हैं। 1% वाला इंसान छोटी जीत चुनता है और उससे आत्मविश्वास बनाता है। स्मॉल विन्स क्रिएट मोमेंटम, यानी छोटी जीतें ही गति पैदा करती हैं।
अब उस आम इंसान की जिंदगी में यह बदलाव दिखने लगता है। पहले वो दिन भर इधर उधर के काम करता था, शाम को थका हुआ, खाली हाथ। अब उसने बस एक नियम बनाया, सुबह का पहला फोकस उस एक काम पर, बाकी सब बाद में। शुरू में मुश्किल लगा, क्योंकि दुनिया तुरंत जवाब चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब सबसे जरूरी काम पहले हो जाता है तो बाकी चीजों का दबाव अपने आप कम हो जाता है। इस हिस्से में लेखक ना कहने की ताकत पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हर बार जब आप किसी और की प्राथमिकता को हां कहते हो, आप अपनी प्राथमिकता को ना कह रहे होते हो। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन सच यही है। एक लाइन है, सेइंग नो इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी ना कहना खुद के प्रति सम्मान है। भावनात्मक तौर पर सोचो, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में आप खुद से ही नाराज रह जाओगे। लेखक यहां एक आम डर को भी छूते हैं, लोग क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि 1% माइंडसेट यह स्वीकार कर लेता है कि लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप रुकोगे तब भी, अगर आगे बढ़ोगे तब भी। फर्क बस इतना है कि आगे बढ़ते हुए कम से कम आप अपनी जिंदगी तो जी रहे हो। यू कैंट लाइव अ लाइफ डिजाइन्ड बाय अदर्स, यानी आप दूसरों के डिजाइन की हुई जिंदगी नहीं जी सकते। अब यहां एक और गहरी बात आती है, ऊर्जा का सम्मान। लेखक कहते हैं कि दिन का हर घंटा बराबर नहीं होता। कुछ समय आपका दिमाग तेज होता है, कुछ समय धीमा। 1% माइंडसेट अपने सबसे जरूरी काम को अपने सबसे अच्छे समय में रखता है। यह आत्म ज्ञान है, कोई ट्रिक नहीं। खुद को जानना भी सफलता का हिस्सा है। इस हिस्से का भावनात्मक सार यह है कि जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो कम चीजों पर पूरा ध्यान लगाते हैं। सब कुछ पकड़ने की कोशिश में आप कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हो तभी पकड़ मजबूत होती है। यहीं यह प्रवाह एक साफ एहसास के साथ ठहरता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कर सकते हो, सवाल यह है कि आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हो। और यही सवाल आपको अगले मोड की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी बाहरी दुनिया के शोर से अलग अंदर की आवाज सुनने की। अब यहां से ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि इस हिस्से में लेखक उस शोर की बात करते हैं जो सुनाई नहीं देता, लेकिन हर फैसले को प्रभावित करता है। दूसरों की राय। यार, हम चाहे जितना भी कह लें कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच यही है कि कहीं न कहीं हम सब देख रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि 99% लोग अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से जीते हैं और 1% लोग अपनी जिंदगी अपनी नजरों से। एक लाइन है जो बहुत गहराई से असर करती है, द फास्टेस्ट वे टू लूज योर सेल्फ इज टू लिव फॉर अप्रूवल, यानी खुद को खोने का सबसे तेज तरीका है दूसरों की मंजूरी के लिए जीना। भावनात्मक हिंदी में समझो, जब आप हर कदम यह सोचकर उठाते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज दबने लगती है। आप वही बन जाते हो जो सबको ठीक लगे, न कि वो जो आपको सही लगे। लेखक यहां एक बहुत सच्ची बात कहते हैं कि समाज आपको एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका रास्ता हो। पढ़ाई, नौकरी, शादी, तुलना, सब कुछ तय समय और तय ढांचे में। और जो इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके लिए सवाल, शक और ताने तैयार रहते हैं। 1% माइंडसेट यह समझता है कि यह विरोध आपकी गलती नहीं है, यह बदलाव की कीमत है। यहां लेखक इनर कंपास की बात करते हैं, मतलब आपके अंदर की दिशा सूचक सुई। वो कहते हैं कि बाहर के नियम बदलते रहते हैं, ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन अंदर का कंपास अगर साफ हो तो रास्ता नहीं भटकता। एक लाइन है, एक्सटर्नल नॉइज फेड्स व्हेन इंटरनल क्लैरिटी ग्रोज, यानी जब अंदर की स्पष्टता बढ़ती है तो बाहर का शोर अपने आप धीमा हो जाता है। अब उस आम इंसान की कहानी यहां एक नए मोड पर आती है। पहले वो हर फैसले से पहले 10 लोगों से पूछता था, सबकी राय अलग, दिमाग और ज्यादा उलझा हुआ। फिर उसने एक छोटा सा नियम बनाया, सलाह सुनूंगा लेकिन फैसला खुद लूंगा। शुरुआत में डर लगा कि अगर गलत हो गया तो, लेकिन धीरे
धीरे उसे एहसास हुआ कि गलत फैसले भी उसके अपने थे और यही बात उसे मजबूत बना रही थी। लेखक यही समझाते हैं, दूसरों की गलती में फंसने से बेहतर है अपनी गलती से सीखना। इस हिस्से में लेखक आत्म संदेह की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि आत्म संदेह किसी खास लोगों को नहीं आता, वो हर उस इंसान को आता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। फर्क बस इतना है कि 1% माइंडसेट उस आवाज को सच नहीं मानता। एक लाइन है, सेल्फ डाउट इज अ साइन योर स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। यानी खुद पर शक होना इस बात का संकेत है कि आप अपने आराम के दायरे से बाहर जा रहे हो। लेखक एक और आम जाल की बात करते हैं, तुलना। वो कहते हैं कि तुलना आपको यह महसूस कराती है कि आप हमेशा पीछे हो, क्योंकि आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की बीच की यात्रा से कर रहे होते हो। भावनात्मक तौर पर देखो, आप अपने अधूरे पन्ने किसी और की पूरी किताब से मिलाओगे तो निराशा ही मिलेगी। 1% माइंडसेट अपनी दौड़ खुद के कल से करता है, किसी और के आज से नहीं। यहां लेखक एक बहुत काम की आदत सुझाते हैं, चुप। दिन में कुछ समय बिना किसी इनपुट के, न फोन, न म्यूजिक, न बातचीत, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में यह असहज लगता है, क्योंकि तब वो सारी आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे हम भागते रहते हैं। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे आपकी असली आवाज को साफ करती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अकेले बैठना सीख लेता है, वो भीड़ में खोता नहीं। इस हिस्से का भावनात्मक केंद्र यही है कि आपकी जिंदगी की दिशा बाहर से तय नहीं होनी चाहिए। आप सलाह ले सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन ड्राइविंग सीट पर आपको ही बैठना होगा, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी के परिणाम भी आपको ही जीने हैं। यहीं यह प्रवाह एक गहरी, शांत समझ के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल यह है कि आप खुद क्या सुन रहे हो। और यही सुनना आपको अगले हिस्से की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी रिश्तों, सीमाओं और उस सर्कल की जो या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींच ले जाता है। अब यहां कहानी लोगों की तरफ मुड़ती है, क्योंकि इस हिस्से में लेखक एक बहुत असहज लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं। आप अकेले नहीं बनते, यार, चाहे हम कितना भी कह लें कि मैं खुद कर लूंगा। सच्चाई यह है कि आप जिन लोगों के बीच रहते हो, जिनसे बात करते हो, जिनकी बातें सुनते हो, वही धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी सीमाएं तय करते हैं। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि 1% माइंडसेट अकेले पैदा नहीं होता, वो माहौल में पनपता है। एक लाइन है जो सीधी नस पकड़ लेती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर एम्बिशन, यू सिंक टू द लेवल ऑफ योर सराउंडिंग्स। यानी आप अपनी महत्वाकांक्षा तक नहीं उठते, आप अपने आसपास के स्तर तक गिर जाते हो। भावनात्मक हिंदी में समझो, अगर आपके चारों तरफ लोग शिकायत कर रहे हैं, डर रहे हैं, खुद को छोटा मान रहे हैं, तो आप चाहे जितना मजबूत बनने की कोशिश करो, वो सोच आपको धीरे धीरे खींच लेगी। लेखक यहां एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि खराब संगत मतलब सिर्फ नशा, गलत आदतें या अपराध। लेकिन असल में सबसे खतरनाक संगत वो होती है जो आपको आरामदेह ठहराव में रखती है, जो कहती है चलने दो, इतना सोचने की क्या जरूरत, सब ऐसे ही तो कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह वाक्य सुनने में मासूम लगते हैं, लेकिन यही वाक्य आपकी संभावनाओं को धीरे धीरे सुला देते हैं। अब उस आम इंसान की जिंदगी में यह बात चुभती है। वो देखता है कि उसके कुछ दोस्त हर बार उसके नए फैसलों पर हंसते हैं, मजाक में सही, लेकिन असर गहरा। पहले वो भी हंस देता था, खुद को हल्का करने के लिए, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटता था। लेखक समझाते हैं कि अगर आपको बार बार अपने सपनों को छोटा करके बताना पड़ रहा है, तो समस्या आपके सपनों में नहीं, आपके सर्कल में है। इस हिस्से में लेखक सीमाएं शब्द को बहुत इंसानी तरीके से समझाते हैं। सीमाएं मतलब दूरी नहीं, सम्मान। आप किसी से प्यार कर सकते हो, फिर भी उसकी हर बात को अपनी जिंदगी का नियम नहीं बनाते। एक लाइन है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर फिल्टर्स। यानी सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वो छाननी है। भावनात्मक तौर पर देखो, हर चीज अंदर आने लायक नहीं होती। लेखक यह भी कहते हैं कि हर किसी को छोड़ना जरूरी नहीं होता,
लेकिन हर किसी की आवाज बराबर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ दोस्त हैं, कुछ सलाहकार हैं, और कुछ बस जान पहचान। 1% माइंडसेट यह फर्क करना सीखता है। वो जानता है कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात को बस मुस्कुरा कर जाने देना है। यहां लेखक एक बहुत सादा लेकिन गहरा अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को देखो और खुद से पूछो, इस इंसान के साथ समय बिताने के बाद मैं खुद को कैसा महसूस करता हूं? भारी या हल्का, छोटा या बड़ा, प्रेरित या थका हुआ? जवाब अक्सर बहुत साफ होता है, हम बस उसे अनदेखा करते हैं। 1% लोग उस जवाब से भागते नहीं। अब एक और कड़वा सच सामने आता है। जब आप बदलते हो, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपका बदलना उनके ठहराव को आईना दिखाता है। लेखक कहते हैं कि इस असहजता को पर्सनल मत लो। यह आपकी गलती नहीं है। हर रिश्ता हर मोड़ तक नहीं चलता। सम पीपल कैंट कम विथ यू टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कुछ लोग आपके अगले स्तर तक आपके साथ नहीं आ सकते। इस हिस्से का भावनात्मक केंद्र यही है कि सही लोग आपको रोकते नहीं, वो आपको बड़ा सोचने की इजाजत देते हैं। वो आपकी कमजोरी देखते हैं, लेकिन वहीं आपको फंसाए नहीं रखते। और गलत लोग, चाहे कितने भी अपने क्यों न हो, आपको खुद पर शक करना सिखा देते हैं। यहीं यह प्रवाह थोड़ा भारी दिल के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप किसे पसंद करते हो, सवाल यह है कि आप किसके बीच बन रहे हो। और यही सवाल आपको अगले हिस्से की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी भरोसे, आत्म सम्मान और उस अंदरूनी रीढ़ की जो 1% लोगों को बाकी सबसे अलग खड़ा करती है। अब बात उस चीज पर आती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी को सीधा खड़ा रखती है। आत्म सम्मान। लेखक इस हिस्से में बहुत शांति से, बिना कोई नारा लगाए, एक गहरी सच्चाई रखते हैं कि 1% माइंडसेट की जड़ आत्म विश्वास में नहीं, आत्म सम्मान में होती है। यार, आत्म विश्वास तो मूड के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आत्म सम्मान वो अंदर की रीढ़ है जो तब भी सीधी रहती है जब सब कुछ हिल रहा हो। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो बहुत देर तक साथ चलती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज बिल्ट व्हेन यू कीप द प्रोमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। यानी आत्म सम्मान तब बनता है जब आप खुद से किए गए वादे निभाते हो। भावनात्मक हिंदी में समझो, दुनिया से किया वादा टूट जाए तो एक बार बुरा लगता है, लेकिन खुद से किया वादा टूटे तो अंदर कुछ चुपचाप गिर जाता है। और जब यह बार बार होता है तो इंसान खुद को हल्के में लेने लगता है। यहां लेखक एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि आत्म सम्मान दूसरों की तारीफ से आता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि तारीफ बस थोड़ी देर गर्माहट देती है, आत्म सम्मान अंदर से बनता है। जब आप वो करते हो जो आपने खुद से तय किया था, तब भले कोई देखे या न देखे, अंदर एक ठोस एहसास पैदा होता है कि मैं भरोसे के लायक हूं। अब उस आम इंसान की कहानी यहां बहुत निजी हो जाती है। वो हमेशा बड़े बड़े प्लान बनाता, थाकल से जल्दी उठूंगा, हफ्ते में इतना काम करूंगा, महीने में यह हासिल करूंगा। लेकिन ज्यादातर वादे टूट जाते थे। फिर उसने एक छोटा सा नियम बनाया, खुद से बहुत छोटे वादे, इतने छोटे कि उन्हें निभाना लगभग तय हो। जैसे रोज 5 मिनट लिखना, बस 5। और जब वो 5 मिनट रोज पूरे होने लगे तो उसके अंदर कुछ बदलने लगा। लेखक समझाते हैं कि आत्म सम्मान छोटे वादों से बनता है, बड़े ऐलानों से नहीं। इस हिस्से में लेखक ईमानदारी की बात भी करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ। वो कहते हैं कि खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है। आज नहीं कर पाया, परिस्थितियां सही नहीं थीं, अभी सही समय नहीं है। ये सब सुनने में तर्क लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी रीढ़ को नरम कर देते हैं। 1% माइंडसेट खुद से नरमी रखता है, लेकिन झूठ नहीं। लेखक यहां आत्म सम्मान और सीमाओं को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका आत्म सम्मान मजबूत होता है, तब आप गलत चीजों को ना कह पाते हो बिना अपराध बोध के। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक लाइन है, व्हेन यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू डोंट नेगोशिएट योर वैल्यूज। यानी जब आप खुद का सम्मान करते हो तो अपनी मूल बातों पर सौदा नहीं करते। भावनात्मक तौर पर देखो,
आप हर बार खुद को छोटा करके किसी रिश्ते या सुविधा को बचाते हो तो आप असल में खुद को खोते हो। यहां लेखक एक और गहरी बात रखते हैं। आत्म सम्मान शोर नहीं करता, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखावे से दूर रहता है। 1% माइंडसेट को हर समय जीत दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी जीत अंदर चल रही होती है। और यही वजह है कि वो आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि उसका मूल्य दूसरों की राय पर टिका नहीं होता। अब एक आम गलती सामने आती है। लोग सोचते हैं कि आत्म सम्मान का मतलब कठोर हो जाना है। लेखक इसे गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा आत्म सम्मान आपको दूसरों के प्रति और ज्यादा दयालु बनाता है, क्योंकि अब आपको किसी से ऊपर दिखने की जरूरत नहीं होती। आप शांत रहते हो, क्योंकि अंदर कोई कमी चिल्ला नहीं रही होती। इस हिस्से का भावनात्मक सार यही है कि आप अपने बारे में जो चुपचाप मानते हो, वही आपकी जिंदगी का आधार बनता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब दुनिया का भरोसा बोनस बन जाता है, जरूरत नहीं। यहीं यह प्रवाह एक गहरे, स्थिर एहसास के साथ ठहरता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि दूसरे आपको कितना मानते हैं। सवाल यह है कि आप खुद को कितना गंभीरता से लेते हो। और यही गंभीरता आपको अगले हिस्से में ले जाएगी, जहां बात होगी फैसलों, जोखिम और उस डर की, जिसे पार किए बिना 1% की दुनिया में कदम रखना मुमकिन नहीं। अब बात उन फैसलों की आती है जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं। जोखिम। लेखक इस हिस्से में बहुत साफ करते हैं कि 1% माइंडसेट जोखिम से प्यार नहीं करता, लेकिन उससे भागता भी नहीं। यार, ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं, या फिर एक ही छलांग में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। दोनों ही रास्ते अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। 1% वाला रास्ता इन दोनों के बीच का है। सोचा, समझा, सीमित, लेकिन लगातार जोखिम। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो बहुत देर तक दिमाग में घूमती रहती है। अवॉइडिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ऑल। यानी जोखिम से बचना ही सबसे बड़ा जोखिम है। भावनात्मक हिंदी में समझो, आप अगर कुछ भी नया नहीं आजमाते तो आप धीरे धीरे उसी जगह पर फंस जाते हो जहां आप आज हो। बाहर से सुरक्षित लग सकता है, लेकिन अंदर से यह ठहराव आपको खोखला करता है। यहां लेखक डर और जोखिम के फर्क को बहुत साफ करते हैं। डर भावना है, जोखिम फैसला। डर अपने आप आता है, लेकिन जोखिम आप चुनते हो। 99% लोग डर को फैसले बनाने देते हैं। 1% माइंडसेट डर को बैठा कर कहता है, ठीक है, तुम साथ चलो, लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगा। एक लाइन है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्शन डिस्पाइट फियर। यानी साहस का मतलब डर का न होना नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना है। अब उस आम इंसान की कहानी यहां एक ठोस मोड़ लेती है। वो हमेशा एक सुरक्षित नौकरी में अटका हुआ था, मन कहीं और था। छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि डर था अगर फेल हो गया तो। फिर उसने कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया, उसने छोटे जोखिम लिए, नए स्किल सीखे, साइड में काम किया, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया। लेखक समझाते हैं कि 1% माइंडसेट छलांग नहीं, सीढ़ी बनाता है। इस हिस्से में लेखक रिग्रेट मिनिमाइजेशन की सोच बताते हैं। मतलब यह पूछना, अगर मैं यह नहीं करूं तो क्या मैं भविष्य में पछताऊंगा। एक लाइन है, चूज द पेन ऑफ एफर्ट ओवर द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी मेहनत का दर्द चुनो, पछतावे के दर्द से बेहतर है। भावनात्मक तौर पर देखो, मेहनत का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावा चुपचाप उम्र भर चलता है। लेखक यहां एक और बड़ी गलती दिखाते हैं। लोग जोखिम को सब कुछ दांव पर लगाने से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यह मूर्खता है। असली समझदारी यह है कि नीचे का नुकसान सीमित रखो और ऊपर की संभावना खुली रखो। अगर गिरो भी तो ऐसे गिरो कि संभल सको। 1% माइंडसेट यही गणित करता है, भले उसे गणित की भाषा में न पता हो। अब लेखक निर्णय लेने की गति पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक सोचते रहते हैं। इनडिसीजन इज अ डिसीजन, यानी फैसला न लेना भी एक फैसला है, और अक्सर गलत वाला। 1% लोग जल्दी परफेक्ट फैसले नहीं लेते, वो जल्दी पर्याप्त अच्छे फैसले लेते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं।
यहां लेखक एक बहुत मानवीय बात जोड़ते, हैंगलत फैसला लेना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन फैसला न लेना आपको जड़ बना देता है। 1% माइंडसेट को यह भरोसा होता है कि मैं अगर गलत भी हुआ तो सीख लूंगा, संभल लूंगा। यह भरोसा वहीं से आता है जहां हमने पहले आत्म सम्मान की बात की थी। इस हिस्से का भावनात्मक केंद्र यही है कि आपकी जिंदगी आपकी हिम्मत की औसत बन जाती है। जितनी हिम्मत आप दिखाते हो उतनी ही जिंदगी आपको मिलती है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, बस उतनी जितनी आप लेने को तैयार हो। यहीं यह प्रवाह एक थोड़ी तेज धड़कन के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है कि डर के होते हुए भी आप क्या चुनते हो। और यही चुनाव आपको अगले हिस्से में ले जाएगा, जहां बात होगी गिरने के बाद उठने की आदत और उस मानसिक लचीलापन की जो 1% लोगों को टूटने नहीं देता। अब बात उस गुण की आती है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके बिना 1% माइंडसेट टिक ही नहीं सकता, मानसिक लचीलापन। लेखक इस हिस्से में बहुत शांति से समझाते हैं कि असली फर्क जीतने और हारने में नहीं होता, फर्क होता है गिरने के बाद उठने की रफ्तार में। यार, जिंदगी किसी सीधी सड़क की तरह नहीं चलती। कभी झटका, कभी धोखा, कभी नुकसान, कभी खुद से निराशा। सवाल यह नहीं है कि यह सब होगा या नहीं, सवाल यह है कि इसके बाद आप अपने आप से कैसे बात करते हो। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो बहुत सादा है, लेकिन असर गहरा है। रिजिलियंस इज नॉट टफनेस, इट्स रिकवरी। यानी लचीलापन कठोरता नहीं है, बल्कि संभलने की क्षमता है। भावनात्मक हिंदी में समझो, हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि टूटने के बाद आप खुद को समेट सको। 1% माइंडसेट खुद को पत्थर नहीं बनाता, वो खुद को बांस की तरह बनाता है, जो झुकता है लेकिन टूटता नहीं। यहां लेखक एक आम गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान को दर्द नहीं होता। लेखक कहते हैं कि मजबूत इंसान दर्द को महसूस करता है, लेकिन वहीं फंसता नहीं। वो दुख को अपना घर नहीं बनाता। एक लाइन है, पेन इज अनअवॉइडेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द तो आएगा, लेकिन पीड़ा में कितने समय रहना है यह आप तय करते हो। अब उस आम इंसान की जिंदगी में एक झटका आता है। जिस चीज पर उसने महीनों मेहनत की थी वो नहीं हुई। रिजेक्शन, नुकसान या किसी अपने की बात जो दिल में अटक गई। पहले वो ऐसे मौकों पर खुद को ही दोष देता था, मैं ही बेकार हूं। लेकिन अब उसने एक नई आदत सीखी थी। वो खुद से पूछता है, मेरे बारे में क्या सिखा रहा है। लेखक समझाते हैं कि सवाल बदलते ही अनुभव का मतलब बदल जाता है। इस हिस्से में लेखक भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें जगह देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 1% माइंडसेट भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें फैसले भी नहीं बनाने देता। दुख है, ठीक है। गुस्सा है, ठीक है। लेकिन अब क्या अगला सही कदम है, यह अलग सवाल है। एक लाइन है, फील द इमोशन, डोंट बिकम इट। यानी भावना को महसूस करो, उसे अपनी पहचान मत बनाओ। लेखक यहां मानसिक रीसेट की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि हर हार के बाद तुरंत बड़े सबक निकालने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम होता है सो जाना, टहलना, सांस लेना। दिमाग जब शांत होता है तब सीख अपने आप उभरती है। 1% माइंडसेट जल्दबाजी में खुद पर फैसला नहीं सुनाता। अब एक और गहरी बात सामने आती है, लचीलापन अकेले नहीं बनता, वो आपकी रोज की आदतों से बनता है। नींद, खाना, शरीर की हरकत, बातचीत, ये सब आपके दिमाग को या तो मजबूत बनाते हैं या कमजोर। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज करोगे तो दिमाग से लचीलापन उम्मीद करना नाइंसाफी है। यह कोई अलग चीजें नहीं हैं, सब जुड़ी हुई हैं। यहां लेखक आत्म दया और आत्म दया में फर्क बताते हैं। आत्म दया मतलब खुद को समझना, हां यह मुश्किल था। आत्म दया में फंसना मतलब खुद को वहीं रोक देना, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 1% माइंडसेट पहले को अपनाता है, दूसरे से बचता है। वो खुद के साथ नरमी रखता है, लेकिन आगे बढ़ने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ता। इस हिस्से का भावनात्मक सार यही है कि आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार खुद को फिर से चुनते हो। हर बार उठना कोई बड़ी जीत नहीं होती, कभी कभी
बस चुपचाप वापस ट्रैक पर आ जाना ही जीत होती है। और यही छोटी छोटी वापसी आपकी असली ताकत बन जाती है। यहीं यह प्रवाह एक गहरी सांस के साथ ठहरता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि क्या आप हर बार अपने लिए वापस आए। और यही लौटना आपको अगले हिस्से में ले जाएगा, जहां बात होगी निरंतरता, पहचान और उस शांत भरोसे की जो वक्त के साथ बनती है। अब यहां बात उस चीज की होती है जो बाहर से बहुत साधारण लगती है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, निरंतरता। लेखक इस हिस्से में बहुत शांति से कहते हैं कि 1% माइंडसेट किसी एक बड़े दिन से नहीं बनता, वो उन सैकड़ों साधारण दिनों से बनता है जिनमें आपने हार मानने के बजाय चलते रहना चुना। यार, ज्यादातर लोग किसी खास मोमेंट का इंतजार करते हैं, किसी टर्निंग पॉइंट का। लेकिन असलियत यह है कि टर्निंग पॉइंट रोज आता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। एक लाइन है जो बहुत देर तक दिमाग में गूंजती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम। यानी निरंतरता हर बार तीव्रता को हरा देती है। भावनात्मक हिंदी में समझो, एक दिन बहुत ज्यादा करना उतना असर नहीं करता जितना रोज थोड़ा थोड़ा करना, क्योंकि रोज का थोड़ा थोड़ा आपकी पहचान में बदल जाता है। लेखक यहां निरंतरता के बारे में एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि निरंतर रहना मतलब हर दिन एक जैसा परफॉर्म करना। लेखक कहते हैं कि यह असंभव है। असली निरंतरता का मतलब है दिशा में टिके रहना, भले ही गति बदले। आज तेज चलो, कल धीरे, लेकिन रास्ता मत बदलो। 1% माइंडसेट इसी लचीलेपन के साथ चलता है। अब उस आम इंसान की कहानी यहां एक शांत पर गहरी परिपक्वता दिखाती है। अब वो हर दिन खुद से यह नहीं पूछता कि आज मन है या नहीं। वो बस करता है, क्योंकि यह वही इंसान है जो वो बन चुका है। यह मजबूरी नहीं, पहचान है। लेखक समझाते हैं कि जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे निभाने में ताकत नहीं लगती। इस हिस्से में लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। निरंतरता को जिद मत बनाओ। अगर आप बीमार हो, टूटे हो, तो खुद को रौंद कर आगे बढ़ना समझदारी नहीं। 1% माइंडसेट रुकता है, संभलता है, फिर चलता है। कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिटर्निंग, नॉट नेवर ब्रेकिंग। यानी निरंतरता का मतलब कभी टूटना नहीं, बल्कि टूटने के बाद वापस आना है। लेखक यहां ट्रैकिंग की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज आप देखते हो वो सुधरती है, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि ट्रैकिंग का मकसद खुद को सजा देना नहीं, खुद को जगाना है। एक छोटा सा निशान, एक टिक, एक तारीख, ये सब दिमाग को याद दिलाते हैं कि आप किस रास्ते पर हो। 1% लोग खुद को भटकने नहीं देते, वो खुद को याद दिलाते रहते हैं। अब एक और गहरी बात आती है। निरंतरता का फल हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका असर कभी जाया नहीं जाता। हर दिन का छोटा प्रयास कहीं ना कहीं जुड़ता रहता है। लेखक इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। स्मॉल एक्शंस कॉम्पाउंड इनटू बिग रिजल्ट्स। यानी छोटे काम मिलकर बड़े नतीजे बनाते हैं। भावनात्मक तौर पर देखो, आज का एक छोटा सही कदम शायद महसूस न हो, लेकिन कुछ साल बाद वही आपकी कहानी बन जाता है। इस हिस्से का भावनात्मक केंद्र यही है कि जब आप रोज खुद के लिए खड़े होते हो, तो दुनिया धीरे धीरे आपको नोटिस करने लगती है। और कई बार तब, जब आपको उसकी जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि अब आपकी पहचान किसी एक जीत पर नहीं, आपकी निरंतरता पर टिकी होती है। यहीं यह प्रवाह एक शांत आत्म विश्वास के साथ ठहरता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कब तक टिक सकते हो, सवाल यह है कि क्या यह टिकना अब आपके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। और यही स्वभाव आपको आखिरी चरणों की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी अर्थ, संतुलन और उस सादगी की जिसमें 1% लोग असली संतोष पाते हैं। अब बात उस जगह पर पहुंचती है जहां बहुत कम लोग सच में रुककर सोचते हैं। अर्थ और संतुलन। लेखक इस हिस्से में कहते हैं कि 1% माइंडसेट सिर्फ जीतने, आगे बढ़ने या दूसरों से आगे निकलने का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग ऊपर पहुंचकर भी अंदर से खाली न होते। यार, आपने भी देखा हो, सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग खुश नहीं होते। लेखक साफ कहते हैं कि वजह यह है कि उन्होंने दिशा तो पकड़ ली, लेकिन अर्थ खो दिया।
एक लाइन है जो बहुत शांत लेकिन गहरी चोट करती है। सक्सेस विदाउट मीनिंग इज द फास्टेस्ट रोड टू एम्प्टीनेस। यानी बिना अर्थ की सफलता सबसे तेजी से खालीपन की तरफ ले जाती है। भावनात्मक हिंदी में समझोगर आप सिर्फ दौड़ते ही जा रहे हो और यह नहीं जानते कि क्यों, तो एक दिन जीत भी बोझ लगने लगती है। यहां लेखक संतुलन को बिल्कुल नए नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं कि संतुलन का मतलब हर चीज बराबर करना नहीं है। कुछ समय काम ज्यादा मांगेगा, कुछ समय रिश्ते, कुछ समय खुद। संतुलन कोई स्थिर हालत नहीं, एक लगातार समायोजन है। बैलेंस इज नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक। यानी संतुलन ठहरा हुआ नहीं होता, वो हर दौर में बदलता रहता है। 1% माइंडसेट इस बदलाव को स्वीकार करता है, उससे लड़ता नहीं। अब उस आम इंसान की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। उसने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ बदल लिया, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? पहले यह सवाल डराता, क्योंकि जवाब साफ नहीं था। लेकिन अब उसने भागने के बजाय बैठकर सुना। लेखक कहते हैं कि अर्थ अक्सर शोर में नहीं, चुप्पी में मिलता है। इस हिस्से में लेखक सेवा की बात भी करते हैं, लेकिन उपदेश की तरह नहीं। वो कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमती है तो दायरा छोटा रह जाता है, लेकिन जब आप अपने काम को किसी और के काम आने से जोड़ते हो तो थकान का मतलब बदल जाता है। मीनिंग ग्रोज व्हेन योर एफर्ट हेल्प्स समवन बियॉन्ड यू। यानी जब आपकी मेहनत किसी और के काम आती है तब उसका अर्थ बढ़ जाता है। लेखक यहां चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अर्थ खोजने के चक्कर में खुद को खो मत देना। हर किसी का अर्थ अलग होता है। किसी के लिए परिवार, किसी के लिए काम, किसी के लिए सीखना। 1% माइंडसेट कॉपी नहीं करता, वो खोजता है। और यह खोज कोई एक दिन का काम नहीं, एक चलती प्रक्रिया है। अब एक और गहरी बात आती है, सादगी। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, चीजों को जटिल बनाने का लालच आता है, लेकिन 1% माइंडसेट उल्टा करता है। वो अनावश्यक चीजें हटाता है। कम लेकिन साफ, कम लेकिन सच्चा। सिंप्लिसिटी इज क्लैरिटी, यानी सादगी ही स्पष्टता है। भावनात्मक तौर पर देखो, जब जिंदगी में कम शोर होता है तो सही आवाज साफ सुनाई देती है। इस हिस्से का भावनात्मक सार यही है कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब आप रात को सिर रखकर सोते हो और अंदर यह शांति होती है कि मैं गलत दिशा में नहीं जा रहा, बस यही काफी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं, लेकिन ईमानदार है। यहीं यह प्रवाह एक गहरी शांति के साथ रुकता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना पा सकते हो। सवाल यह है कि जो पा रहे हो, क्या वो आपको भीतर से जोड़ रहा है। और यही सवाल आखिरी हिस्से की तरफ ले जाएगा, जहां बात होगी पूरी यात्रा को समेटने की और उस अंतिम चुनाव की जो हर दिन आपके सामने होता है। अब आखिर में सब कुछ एक ही जगह आकर ठहरता है, चयन। लेखक इस अंतिम प्रवाह में बहुत शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहते हैं कि 1% माइंडसेट कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे एक दिन जीत लिया और बात खत्म। यह एक रोज का चुनाव है। हर सुबह, हर शाम, हर छोटे फैसले में आप जागते हो और तय करते हो कि आज भी वही इंसान रहना है जो आपने कल चुना था, या फिर आसान रास्ते पर लौट जाना है। लेखक एक लाइन लिखते हैं जो पूरे सफर को एक धागे में बांध देती है। द एक माइंडसेट इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। यानी 1% माइंडसेट दूसरों से बेहतर बनने का खेल नहीं है, यह खुद के साथ ईमानदार रहने की कला है। भावनात्मक हिंदी में समझो यह दिखाने के लिए नहीं है कि आप कितने आगे हैं, बल्कि यह मानने के लिए है कि आप कहां खड़े हो और आगे कहां जाना चाहते हो। यहां लेखक पूरे रास्ते को पलट कर देखने को कहते हैं। छोटे वादे, छोटी आदतें, गिरना, उठना, थकना, संभलना, न कहना हां, चुनना, यह सब किसी बड़े नाटकीय मोमेंट के लिए नहीं था। यह सब आपको अंदर से एक ऐसे इंसान में ढालने के लिए था जो खुद पर भरोसा कर सके। 1% माइंडसेट का सबसे बड़ा इनाम बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक स्थिरता है। अब उस आम इंसान की कहानी बिना किसी शोर के पूरी होती है। वो कोई सुपरस्टार नहीं बना, न ही उसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई, लेकिन अब वो सुबह उठकर खुद से नजरें नहीं चुराता। वो जानता है कि वो भाग नहीं रहा,
वो जानता है कि हर दिन छोटा सही, लेकिन सही कदम उठा रहा है। लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि यही जीत असली है, खुद के सामने खड़ा रह पाना। इस हिस्से में लेखक एक आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि 1% लोग अलग किस्म के होते हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा ताकतवर। लेखक कहते हैं कि फर्क क्षमता का नहीं, प्रतिबद्धता का है। दे डू व्हाट अदर्स वांट इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी 1% लोग वो करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते, खासकर तब जब कोई देखने वाला नहीं होता। भावनात्मक तौर पर देखो, असली चरित्र अकेले में बनता है, भीड़ में नहीं। लेखक यह भी साफ करते हैं कि आप कभी पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करोगे। डर कभी पूरी तरह जाएगा नहीं, शक कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अब आप यह जान चुके हो कि इन सब के साथ कैसे चलना है। 1% माइंडसेट का मतलब डर का अंत नहीं, डर के साथ शांति है। अब आखिरी सवाल बहुत साधारण है, लेकिन भारी है। आज आप क्या चुनते हो? वही पुरानी कहानी, वही बहाने, वही आराम, या फिर वही छोटा, शांत, ईमानदार कदम जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है? लेखक कहते हैं कि यह चुनाव आपको कोई एक बार नहीं करना है, यह चुनाव आपको हर दिन करना है। और यही बात इसे मुश्किल भी बनाती है और खूबसूरत भी। इस पूरी यात्रा का भावनात्मक सार यही है कि जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन बदल सकती है। अगर आप जागते रहो, अगर आप सुनते रहो, अगर आप खुद से भागने के बजाय खुद की तरफ लौटते रहो। यहीं यह प्रवाह बिना किसी शोर, बिना किसी नारे के, एक शांत भरोसे के साथ समाप्त होता है। क्योंकि अब किताब खत्म हो रही है, लेकिन चुनाव अभी भी आपके हाथ में है। और यही चुनाव तय करेगा कि आप 99% में रहोगे या हर दिन चुपचाप उस 1% की तरफ कदम बढ़ाते रहोगे।